तब रेरा स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगी और कोई नया डेवलपर लेकर आएगी, कॉन्ट्रैक्टर लेकर आएगी जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। कई बारी हम लोग देखते हैं कि बिल्डर्स प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और बीच में बनाकर अबेंडन कर देते हैं। एक जो सोच है वो ये है रेरा की कि ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और रियल एस्टेट को बूस्ट करेंगे। जैसे पेमेंट नहीं आ रही, वो यूनिलेटरली कैंसिल कर देते हैं यूनिट को, सिंस यू आर नॉट पेइंग वी आर कैंसिलिंग योर यूनिट। उस केस सिनेरियो में क्या होता है? अलॉटी को प्रेशराइज मत करो, उनके अगेंस्ट कोर्सिव एक्शन मत लो, उनका सिबिल खराब ना हो। प्रोजेक्ट्स आज के टाइम में बन रहे हैं, वो लिखते हैं कि वी आर रेरा रजिस्टर्ड। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट द लॉ शो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने लीगल दुनिया में बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी जगह बना ली है। ये रेरा एक्ट में स्पेशलिटी रखते हैं। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो रेरा एक्ट पे फोकस रहेगा। जो भी व्यक्ति अपना घर लेना चाहता है, जो सपना देखता है कि मेरा भी आगे चल के घर होगा, वो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें, क्योंकि ये जब आप पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ हाउस। वेलकम अशय टू माय पॉडकास्ट द लॉ शो। बिफोर वी बिगिन, आप अपना कुछ अगर ब्रीफ इंट्रो देना चाहते हैं तो प्लीज़ द स्टेज इज योर्स, आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम अर्पित। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके शो पे आके और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आप लेकर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। एज रिगार्ड्स मी, आई एम प्रैक्टिसिंग इन रेरा, आर्बिट्रेशन, MSME, NCLT, consumer forums, etc. RERA has been my forte. I am practicing since its inception. RERA Act came in 1st of May 2017 and then authorities were set up. I started my practice from Gurgaon, Noida, Delhi, and we are majorly practicing RERA pan-India. As regards RERA is concerned, so many people have so many questions regarding RERA, whether to go to RERA or to consumer, whether RERA is toothless or do we actually get orders executed. क्या RERA actually मदद कर पाता है या RERA से सिर्फ हमें ऑर्डर ही मिल पाता है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर अराइज होते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे और हम डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द शो एंड यू ब्रिंग ऑन वट एवर योर क्वेश्चंस आर। सो अर्षित, जैसे कि आप रेरा के बारे में बता रहे हैं कि यू मेजरली प्रैक्टिस इन रेरा, सबसे पहले आप ऑडियंस को ये बताइए कि रेरा है क्या एग्जैक्टली और किन लोगों के लिए रेरा है? सी, द फुल फॉर्म ऑफ रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके अंदर 3 स्टेक होल्डर्स की बात की गई है। 1 इज अलॉटीज, सेकंड इज द प्रमोटर, थर्ड इज स्टेक होल्डर्स। सो अलॉटीज एक बहुत वाइड डेफिनेशन है। पहले अगर हम देखें हमारे पास क्या रेमेडी होती थी एक होम बायर के पास, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो लोग जाते थे जिसमें कंज्यूमर डिफाइंड होता था। कंज्यूमर वो होता था जिसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूनिट लिया होता था। इन्वेस्टर्स कंज्यूमर फोरम में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये हमेशा एक ग्रे एरिया रहा है जिसमें हर तरीके के जजमेंट्स आए हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं तो क्या मैं कंज्यूमर में जा सकता हूँ, अगर मेरा कमर्शियल यूनिट है तो क्या मैं कंज्यूमर में जा सकता हूँ। और कंज्यूमर फोरम्स में काफ़ी प्रेशर रहा है क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत ही वाइड एक्ट है जिसमें बहुत सारे तरीके की स्टेक होल्डर्स जैसे हैं। तो रेरा एक स्पेसिफिक एक्ट है जिसकी बहुत ज़रूरत थी, जो कि सही समय पे आया और अब रेरा का लोग सही तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं एक्ट को। बस हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों को लगता है कि ये वन साइडेड है, बायस्ड है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, बैलेंस करके चलता है और बैलेंस बना रहना चाहिए। तो अलॉटीज़, प्रमोटर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स, ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं। सिर्फ कंज्यूमर नहीं, इन्वेस्टर भी अलॉटी है। यानी कि अगर मेरे 10 यूनिट्स हैं तो मैं अलॉटी हूँ, मेरे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। कमर्शियल यूनिट है तो भी मैं अलॉटी हूँ, मेरे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। तो कोई भी इंसान जिसने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वो एज एन अलॉटी रेरा फोरम में अप्रोच कर सकता है अगर उसका कोई भी राइट हैम्पर होता है तो। ओके, आपने जैसे कहा कि बायस्ड है, आपने कहा लोगों को लगता है रेरा एक्ट इज बायस्ड जी, तो किसके टुवर्ड्स बायस्ड है? देखिए, बायर्स को ये लगता है, कस्टमर्स कंज्यूमर्स को ये लगता है कि बिल्डर्स के टुवर्ड्स, बिल्डर्स को ये लगता है कि कंज्यूमर्स के टुवर्ड्स, अलॉटीज़ के टुवर्ड्स। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, हमें बस उसको उस तरीके से करना है, करवाना है। अगर बिल्डर को लगता है कि पेमेंट नहीं कर रहा है अलॉटी, तो बिल्डर के पास भी राइट्स हैं कि वो जाके अलॉटी को बोले कि आप पेमेंट करें। अलॉटी का प्रोजेक्ट डिले है तो अलॉटी के पास भी राइट है। तो ये बैलेंस है और ये बैलेंस बने रहना चाहिए। मतलब इसको किसी भी प्रकार से बायस नहीं होना चाहिए, अलॉटी सेंट्रिक और बिल्डर सेंट्रिक फॉर दैट मैटर। ओके, सो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एक्ट, इट इज, जिसमें दोनों के पास राइट्स हैं। जैसे कि आपने कहा कि बिल्डर के पास भी राइट्स हैं जी। अगर कोई बायर जो है अलॉटी है किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर, उसने कोई यूनिट खरीदा है और उसकी अगर पेमेंट नहीं कर रहा है, उस केस में बिल्डर रेरा में जा सकता है अगेंस्ट दैट अलॉटी फॉर कैंसिलेशन ऑफ यूनिट। एब्सोल्युटली राइट।
ऐसा भी हम देखते हैं कि जैसे पेमेंट नहीं आ रही, वो यूनिलेटरली कैंसिल कर देते हैं यूनिट को, सिंस यू आर नॉट पेइंग वी आर कैंसिलिंग योर यूनिट। उस केस सिनेरियो में क्या होता है? देखिए, कैंसिलेशन और यूनिलेटरल कैंसिलेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। पेमेंट प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। कई तरीके के पेमेंट प्लान होते हैं। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, साइट पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही और अलॉटी ये बात प्रूव कर पाता है, उसने न्यूज़पेपर के साथ करंट फोटो ले रखी है प्रोजेक्ट की, कंस्ट्रक्शन नहीं है, डिमांड आ गया और मैं पेमेंट नहीं कर रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंसिपल्स हैं जैसे केवियट एम्प्टर दैट द बायर हैज़ टू बिवेयर। सिंपल सा प्रिंसिपल है। कोई भी आदमी अपनी प्रूडेंस और विजडम को यूज़ करेगा और देखेगा कि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही तो मैं पेमेंट क्यों करूं। ऐसे में अगर बिल्डर उसके अगेंस्ट केस करेगा तो अलॉटी ये बोल पाएगा कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी तो मैंने पेमेंट नहीं करी, तो अलॉटी सही है। पर मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, मान लीजिए कि 10th फ्लोर रूफ स्लैब की डिमांड की गई है और 10th फ्लोर रूफ स्लैब बन रहा है और डिमांड जेन्युइन है, तो अलॉटी को पेमेंट करनी है। अलॉटी इज ऑल्सो ड्यूटी बाउंड टू मेक दैट पेमेंट। इफ अलॉटी फेल्स, यानी कि बिल्डर ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है और अलॉटी ने पेमेंट नहीं करी है, तो बिल्डर अगर कैंसिल करेगा, अगर मान लीजिए 2 कॉन्जिक्यूटिव डिमांड हुई, फिर नोटिस भेजा, रिमाइंडर भेजा और फिर कैंसिल कर दिया, तो बिल्डर वो कैंसिलेशन करने में ठीक माना जाएगा क्योंकि डिमांड सही थी, पेमेंट करने में आपने फेल किया। वर्सेस अगर वाइस वर्सा होगा कि डिमांड आपकी गलत थी, आपने सिर्फ डिमांड भेज दी, कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही थी, अलॉटी ने नहीं पे किया, फिर भी कैंसिलेशन हो गई, दैट विल अमाउंट टू यूनिलेटरल कैंसिलेशन। जैसे कि रेरा एक्ट है और कंज्यूमर है, दोनों में आपने स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंस बताया। विच वन इज़ बेटर फॉर द बायर? ठीक है, उसने अपने कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ ली है, उसे कंज्यूमर फोरम जाना चाहिए या फिर उसको रेरा अथॉरिटी जाना चाहिए अगेंस्ट द बिल्डर जिसके बिल्डर के प्रोजेक्ट में उसने यूनिट लिया है? आपके हिसाब से बेटर ऑप्शन क्या होगी एंड ज़्यादा फास्ट कौन सा है? देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़्यादा फास्टर रेरा ही है और रेरा में बहुत स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं। स्पेसिफिक प्रोविजंस अगर डीले है तो क्या होगा, रेरा ने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे डिफाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल हरियाणा में इट इज़ MCLR+2। मैं समझा देता हूँ एक बारी ऑडियंस के लिए, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट +2%, यानी कि SBI का हाईएस्ट लेंडिंग रेट +2% हरियाणा में, +1% उत्तर प्रदेश में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर एक स्टेट के रूल्स अलग हैं। तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो गया है। कंज्यूमर फोरम में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है, 8%, 10%, 12% जजेस की डिस्क्रिशन है, तो वो अलग तरीके से चलता है। रेरा में हमें पता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा ही अगर प्रोजेक्ट डिलेड है तो। अब आइडियली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कस्टमर्स को, अलॉटीज़ को, कंज्यूमर्स को समझनी चाहिए, वो ये कि कब जाना चाहिए। जब आपका प्रोजेक्ट डिले होता है, जब ड्यू डेट ऑफ पोजेशन जो बिल्डर ने कमिट की होती है वो निकल जाती है, लैप्स हो जाती है, वो सही समय होता है कि जब आप रेरा में जाएं और बोलें कि प्रोजेक्ट डिले है और अपने राइट्स को एक्सरसाइज करें। देखिए, एक लॉयर के व्यू पॉइंट से अगर हम बात करें, आज जब आप और हम बैठे हैं, कि एक बड़ा सवाल जो आजकल उठ रहा है रेरा अथॉरिटीज़ में और सब जगह कि वेदर लिमिटेशन इज़ एप्लीकेबल और नॉट। दिस इज़ अ वेरी बिग ग्रे एरिया। लिमिटेशन का रेरा में कोई प्रोविजन नहीं है। अगर हम लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं तो लिमिटेशन में बोला गया है कि किसी भी एक्ट जिसमें लिमिटेशन का प्रोविजन नहीं है तो 3 साल लिमिटेशन मानी जाएगी। दोनों ही एक्ट एक तरीके से स्पेशल है। रेरा ज़्यादा स्पेशल एक्ट है। रेरा आया है सबकी प्रोटेक्शन के लिए, स्टेक होल्डर्स। बेसिकली एक जो सोच है वो ये है रेरा की कि ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और रियल एस्टेट को बूस्ट करेंगे। अब लिमिटेशन एप्लीकेबल है या नहीं, ये ग्रे एरिया जैसा कि मैंने कहा। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एज अ लॉयर दैट नोबडी कैन बी स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स। सुप्रीम कोर्ट हैज कैटेगोरिकली सेड इन अ कपल ऑफ जजमेंट्स दैट यू कांट बी स्लीपिंग ओवर योर राइट्स। तो राइट है आपका। अभी रिसेंटली न्यूटेक जजमेंट काफ़ी चर्चा में रही है। सारी रेरा अथॉरिटीज़ न्यूटेक पर रिलाय कर रही हैं। न्यूटेक में कहा गया है कि अगर डिले है तो ये अलॉटी का राइट है टू चूज़ फॉर पोजेशन और फॉर रिफंड। बट मुझे ऐसा लगता है कि रेरा अथॉरिटीज़ को अपनी डिस्क्रिशन ऐसे यूज़ करनी चाहिए कि वो एक बैलेंस बना के रखें। यानी कि अगर सही समय पर अलॉटी आता है तो उसे जो वो चाहता है, रिफंड विद इंटरेस्ट दें, पोजेशन विद इंटरेस्ट दें। लेकिन अगर कोई अलॉटी 7-8 साल बाद आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, कन्वेंस डीड हो गई, यूनिट एंजॉय करते हुए, यूनिट रेंट पे है, यूनिट एंजॉय कर रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है, उसके बाद 7-8 साल बाद आके बोलता है कि मेरे ये ग्रीवांसेस हैं, तो लॉ में एक ये चीज़ होनी चाहिए कि अब नहीं, आपको आना चाहिए था ड्यू डेट ऑफ पोजेशन के बाद, ऑफर ऑफ पोजेशन से पहले। आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ ड्यू डेट ऑफ पोजेशन जब निकल गई और आपको हमने पोजेशन नहीं दी, बिल्डर ने पोजेशन नहीं दी।
और फिर वो कॉज ऑफ एक्शन कब खत्म हो जाता है, जब आपको पोजीशन मिल गई, या आप ऑफर ऑफ पोजीशन पे भी चले जाएं कोर्ट की मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, पर आप ऑफर ऑफ पोजीशन ले लें, 2 साल बाद आप बोलें, या आप ऑफर ऑफ पोजीशन ना लें, फिर उसके 3 साल बाद आप आएँ, 4 साल बाद आप आएँ, तो एक लिमिट हमें सेट करनी चाहिए ताकि एक्ट का यूज मिसयूज में ना बदल जाए, क्योंकि रियल एस्टेट को प्रमोट करना है। रेरा का एक बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव इंटेंट था कि हम रियल एस्टेट को प्रमोट करेंगे, हमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस रखना है, और हम चाहते हैं कि हमारे देश में रियल एस्टेट बूम करे, एक अच्छी इकोनॉमी बने और एक अच्छा रियल एस्टेट सेक्टर बन के आए। तो उसको बनाने के लिए हमें वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो लिमिटेशन मुझे लगता है कि अगर सेक्शन नहीं भी है रेरा में, तब भी अलॉटीज को अपने राइट्स समय रहते हुए एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके एक चीज़ आपने जैसे कि अभी रेरा और कंज्यूमर कोर्ट में आप बता रहे थे कि आपको बेटर वो लगता है, दोनों के प्रोसीजर में, लेमैन की टर्म्स में, दोनों के प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है? एक बारी ब्रीफ में अगर आप बता दें कि कंज्यूमर कोर्ट में ये प्रोसीजर फॉलो होता है, रेरा में ये प्रोसीजर फॉलो होता है, एंड वाई रेरा इज़ फास्टर देन कंज्यूमर कोर्ट। जी देखिए, बिल्कुल कंज्यूमर में एविडेंस वगैरह का प्रोसेस फॉलो होता है जैसे हमारे कोर्ट्स में यूजुअली फॉलो होता है, पर रेरा में ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस नहीं है। रेरा एक तरीके का क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल है जिसमें समरी प्रोसीडिंग्स हैं। अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट में तो कहा गया है कि कोई भी कंप्लेंट 60 डेज में डिस्पोज ऑफ की जाएगी। ओके प्रैक्टिकलिटी में नहीं हो पाती है, 60 डेज में तो पहली डेट ही नहीं आती है। जी, उसकी वजह है देखिए कि नहीं भी क्यों करना चाहिए हमें, क्योंकि जैसा सबको पता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मैं लेमैन लैंग्वेज में फिर से एक बारी बताना चाहूँगा। ऑडी अल्ट्रम पार्टम एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है नोबडी शुड बी प्रेजुडिस्ड विदाउट बीइंग हर्ड प्रॉपरली। बेसिकली दोनों पार्टियों को सुन के ही न्याय किया जाएगा। तो अब रेरा के पास भी प्रेशर है, रेरा की जब से जो भी नॉलेज हुई है, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और अल्टीमेटली जजेस को भी जस्टिस करना है। तो मतलब ऐसे ही जजमेंट्स पास नहीं कर देना है, प्रॉपर उनको भी डॉक्यूमेंट्स तो एटलीस्ट स्टडी करने हैं, टेक्स टाइम, तो वो नहीं हो पाता है। बट इट इज़ स्पीडियर बिकॉज वो एविडेंस फॉलो नहीं करते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स में, वो डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं उसके बेसिस पे और आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे समरी ट्रायल की तरह प्रोसीड करते हैं, विच ऑल्सो मेक्स रेरा फास्टर। डू यू थिंक कि रेरा में जो ऑर्डर्स पास होते हैं वो एक मैकेनिकल वे में ऑर्डर्स पास होते हैं और जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो कम होता है? डू यू थिंक दैट? क्योंकि बहुत बार जैसे ऑर्डर्स आते हैं हम देखते हैं सेम लैंग्वेज लिखी होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एंड एक तरीके से सेम ऑर्डर पास होते हैं। देखिए अगेन उसमें थोड़ी सी इशू ये है, अगर आप देखेंगे कि मेजरली रेरा में अपॉइंटमेंट किन की हो रही है एक्ट के हिसाब से, और क्या उन लोगों के पास वो लीगल एक्यूमेनिन है। देखिए वो सब मेजरली ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें से कुछ लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं और धीरे धीरे आके उनको बेहतर पता चलता है कि क्या डिस्प्यूट्स हैं, कैसे करना है। मगर मैंने ये देखा है कि जैसे लीगली हमें कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह उनका फोकस सिर्फ रेरा होता है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि रेरा में जो चीज़ दी गई है उसमें तो हम रेरा के हिसाब से चलें, लेकिन अगर रेरा में कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी पिक्चर में लाना चाहिए और लीगली हम उसको एनफोर्स करा सकते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैं चीज़ देखता हूँ कि रेरा में नहीं होती है। रेरा में या तो वो रेरा एक्ट के हिसाब से चल रहे हैं या थोड़ा सा जो उनको समझ में आ रहा है दोनों पार्टीज़ के हिसाब से, पर कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो पैरिटी लानी चाहिए लीगली कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई प्रोविजन है उसका कोई मतलब है, उस तरीके से सिमेट्रिकली भी किया जा सकता है, वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है रेरा में। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स आज के टाइम में बन रहे हैं वो लिखते हैं कि वी आर रेरा रजिस्टर्ड। इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि उस बिल्डर पे ट्रस्ट करा जाए क्योंकि वो रेरा रजिस्टर्ड है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आप एक बार उसके बारे में बताइए। देखिए रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस है किसी भी अलॉटी को, इन्वेस्टर को, क्योंकि एक तरीके से वो ISI मार्ग हो गया। जैसे गुड्स का आपके ऊपर आप देखते होंगे पहले एड्स चलती थी कंज्यूमर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अवेयरनेस के लिए, तो रेरा वो ISI मार्ग है उन लोगों को जिनको रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करेंगे कहीं पे भी, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रोसेस है, वो काफ़ी रिगरस है, जिससे रेरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी है कि आप चेक कर सकते हो रेरा की वेबसाइट पे कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है, और ये हम देख सकते हैं कि कितना एक्सपेंस हो चुका है, कितने इनफ्लोज हैं, और अकॉर्डिंगली हम ये देख सकते हैं कि कितना पैसा हमारा जो हमने दिया है वो लग रहा है रेरा के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में ही।
रेरा में एक प्रोविजन है जो ये कहता है कि 70% पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रहेगा। वो 70% पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए जाएगा, बाकी का 30% प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्डर अगर डीले करता है और उसे डीले पेनल्टी कॉम्पनसेशन देना पड़ता है तो भी वो 70% में से नहीं दे सकता, वो 30% में से दे सकता है जिसमें से उसने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि अगर डिले उसने कर दिया तो वो 30% में से देगा। 70% जब तक प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो जाता वो रेरा चेक करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, और वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी जो रेरा की वेबसाइट पे भी रहेगी और बिल्डर को भी अपनी वेबसाइट पे मेंटेन करना है। कई बारी हम लोग देखते हैं कि बिल्डर्स प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और बीच में बनाकर एबंडन कर देते हैं। उस केस सिनेरियो में बायर के पास क्या रेरा एक्ट के अंदर वही रेमेडीज रहेगी जो आपने अभी तक बताई है, या उस केस में रेरा के पास भी कुछ पावर है कि वो टेक ओवर कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, या कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, यहाँ पे सेक्शन 7 और 8 पिक्चर में आता है। सेक्शन 7 में प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन भी होती है, सेक्शन 7 में प्रोजेक्ट रिवोक भी होता है। सेक्शन 7 ऑफ रेरा एक्ट। सेक्शन 7 ऑफ रेरा एक्ट। तो उसमें क्या है कि रेरा खुद भी उनका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर सकता है और हम भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन रिवोक की जाए। एक बारी उनकी रजिस्ट्रेशन रिवोक होती है तो सेक्शन 8 हम इन्वोक कर सकते हैं। सेक्शन 8 क्या होता है कि प्रोजेक्ट हम टेक ओवर करना चाहते हैं, बायर्स एसोसिएशन। इसमें पहला राइट हमेशा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का रहेगा टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्शन। तो पहला राइट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दिया जाएगा कि आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, और अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बोलेगी कि हम नहीं कर सकते कंप्लीट, तब रेरा स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगी और कोई नया डेवलपर लेकर आएगी, कॉन्ट्रैक्टर लेकर आएगी जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। तो अगर कोई प्रोजेक्ट अबंडन होता हुआ दिखता है तो रेरा उसमें खुद भी सो मोटो एक्शन लेता है, वो चीज़ पकड़ के सेक्शन 7 के अंदर कि इसका रजिस्ट्रेशन अब हम रिवोक कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, और फिर देखते हैं प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करवाना है। इसके अंदर रेजोल्यूशन प्लान मांगा जाएगा। कोई अगर नया बिल्डर आएगा तो कि आप कैसे कंप्लीट करोगे, ये देखा जाएगा कि कितनी पेमेंट जा चुकी है, कितनी पेमेंट अभी अलॉटीज से आनी है, कितना खर्चा होना है, या फिर अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी आएगी तो कौन कॉन्ट्रैक्टर लाएगी, क्या उनके पास एक्सपर्टीज़ है बनाने का, वही सेम बात कि कितना पैसा लग चुका है, कितना पैसा लगना है, ये सब टेक्निकलिटीज़ आती हैं। बट रेरा का मोटिव ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अबंडन ना हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, लोगों को घर मिले। यही लेजिस्लेटिव इंटेंट था। बेसिकली इट्स अ कंप्लीट एक्ट इन इटसेल्फ। एब्सोल्युटली। रेरा का जब केस डालते हैं, प्रोसीडिंग्स होती है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद क्या प्रोसीजर होता है? मतलब उसके बाद उस ऑर्डर को बिल्डर मानता है या नहीं मानता है? अगर नहीं मानता तो हमारे पास क्या ऑप्शन होती है, और उस ऑप्शन को अवेल करने में कितना टाइम लगता है? देखिए, रेरा अगर ऑर्डर नहीं मानता है तो हमें एग्जीक्यूशन में जाना चाहिए। किसी भी कोर्ट ऑर्डर की अगर कंप्लायंस नहीं होगी तो हम एग्जीक्यूशन डालेंगे। सिमिलरली रेरा ऑर्डर की भी अगर कंप्लायंस नहीं होगी तो हम एग्जीक्यूशन डालेंगे। एग्जीक्यूशन का प्रोसेस जैसे एक आम कोर्ट में होता है वैसा ही सेम है। पहले नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं कि आप उनके लिस्ट ऑफ असेट्स दें, उसको अटैच करवाएं, ऑक्शन हो, पैसा आपके पास आए, बैंक अकाउंट्स हों, अटैच करवाएं। कई बारी डिफ़िकल्टी आती है कि प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी मॉर्गेज्ड हैं बैंक्स के पास, बैंक अकाउंट्स हैं उन पे ऑलरेडी लियन मार्क्ड है। फिर हमारे पास एक रेमेडी होती है कि हम एप्लीकेशन फाइल कर दें, एप्लीकेशन फॉर सिविल इम्प्रिजनमेंट। इससे बहुत फर्क पड़ता है, बिल्डर डरता है, कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। ये एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स हैं। जैसे एग्जीक्यूशन होता है कि हमने एप्लीकेशन मूव कर दी सिविल इम्प्रिजनमेंट, उसमें हमने लिख दिया कि सब्सिस्टेंस अलाउंस हम देंगे, आप इनको जेल भेजो, उनके जेल का खाना का पैसा हम देंगे। पर यूजुअली मैंने जो नोट करा है, ऐसा ज़्यादातर क्या होता है, हम एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर देती है आरसी का, यानी रजिस्ट्रेशन रिकवरी सर्टिफिकेट का ऑर्डर जो है वो पास कर देती है, और प्रोसीडिंग्स वो वाली वहीं पे ख़त्म कर देती है। जी, वो हमारी चॉइस है। हम अगर रिकवरी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, रिकवरी सर्टिफिकेट चला जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जैसे गुड़गांव में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और नोएडा गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाता है। तो देखिए, वहाँ पे अब ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और भी बहुत काम होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ अलॉटी को समझनी चाहिए कि एक रिकवरी सर्टिफिकेट जब उनके पास बन के गया है। एक भाई रिकवरी सर्टिफिकेट का थोड़ा बताइए, रिकवरी सर्टिफिकेट एग्जैक्टली होता है कि उसमें क्या कंटेन होता है? जी, रिकवरी सर्टिफिकेट बेसिकली ये होता है कि इतने रुपए की मनी डिक्री है हमारी, इतने रुपए की वसूली हमें करनी है इस प्रमोटर से, और वो इस प्रकार से की जाएगी जिसमें उसके लिस्ट ऑफ असेट्स की डिटेल्स होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर होती है टू रिकवर इट एज अ मनी डिक्री एज द एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू में उनके पास पावर है
कि वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट सीज करा सकते हैं और वो आपको पैसा आपका वापस दिलाते हैं। तो ये पावर डेलीगेटेड है उन पे। तो अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसा मैं कह रहा था, उनके पास बहुत सारे और काम होते हैं। तो लोग बहुत प्रेशर बनाते हैं उनके ऊपर और एकदम से बोलते हैं कि क्यों हमारा रिकवरी सर्टिफिकेट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस अलॉटीज़ को रखना चाहिए कि वो रिकवरी करवाएं। लेकिन फिर भी अगर वो फेल होते हैं अपने ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज में, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ रेमेडी इन लॉ फॉर एवरीथिंग। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जैसे आप रेरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेरा एक्ट में आपको आज तक का सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या लगता है और आपके हिसाब से स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रेरा एक्ट के अंदर कहाँ पे है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जैसा हमने शुरुआत में बात करी कि 3 स्टेक होल्डर्स हैं, अलॉटी, प्रमोटर और रियल एस्टेट एजेंट। मुझे ऐसा लगता है कि एनबीएफसीज और बैंक्स का कुछ है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एनबीएफसीज और बैंक्स का लिमिटेड रोल विद रिस्पेक्ट टू रेरा या रियल एस्टेट होना चाहिए था। ओके, नॉट इन अ वेरी वाइडर सेंट, बट होना चाहिए था। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग ट्राईपार्टीट अग्रीमेंट्स में एंटर करते हैं। ट्राईपार्टीट अग्रीमेंट जहाँ पे बैंक है, बिल्डर है और अलॉटी है, तीनों अग्रीमेंट में होते हैं। तो ये होता है कि ईएमआई कौन देगा, प्री ईएमआई कौन देगा। अब बिल्डर अगर उस डिस्चार्ज को नहीं कर पाता, उस ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाता ईएमआई को देने की, तो फिर वो अलॉटी पे शिफ्ट हो जाती है। अब वो हर ट्राईपार्टीट अग्रीमेंट के अपने अलग क्लॉज होते हैं। इन लॉ, मारवा जी, आप जानते हैं कि हर एक, it has to be a proper and necessary party. How will I make a bank or NBFC a proper or necessary party in this suit when there is no definition in the RERA Act about banks and NBFCs? अब मुझे अगर बैंक से बोलना है कि आप डिमांड रेज ना करें अलॉटी से, आप डिमांड रेज बिल्डर से ही करें, तो मैं ये कर ही नहीं पाता। और मैं करता हूं तो मुझे इफेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलता है, क्योंकि वो पार्टी बनी नहीं सकती। क्योंकि जो रेरा एक्ट है वो बिल्डर्स और बायर्स के बीच, एब्सोल्युटली, और इनको साइड में रखते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन आप देखिए कि कितने सारे लोग हैं जो बैंक लोन लेके यूनिट लेते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है, ऐसे रेरा ऑर्डर कर देता है कि जो बैंक है अभी ईएमआई के पैसा बायर से ना ले, उस केस में बैंक लेकिन सुनते नहीं है। जी, वही बात है, क्योंकि आपने बैंक को पार्टी बनाया ही नहीं, आपने बैंक को बुलाया ही नहीं, बैंक को सुना ही नहीं। और बैंक के अगेंस्ट ऑर्डर मैंने होते हुए नहीं देखे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत रेयर कभी हुआ हो तो हुआ हो। बैंक को डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन बिल्डर को होता है कि आप बैंक को पे करोगे, अलॉटी को पे नहीं करोगे। पर इससे मिलता जुलता कोई पैरेलल अगर ऑर्डर बैंक को देना हो कि आप डिमांड रेज अभी मत करो, तो रेरा के पास ये पावर होनी चाहिए कि बॉस कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। आरबीआई का भी सर्कुलर है जो अलॉटीज को बोलता है कि आप देख के डिसबर्समेंट करो। आरबीआई का रूल है कि वो बैंक को, उन्होंने डायरेक्शन दे रखा है कि बैंक अलॉटी से पूछेगा कि मैं डिसबर्स करूं या ना करूं। तो बैंक्स वो फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आरबीआई है, सारी चीजें हैं, अलग बॉडीज हैं। पर क्योंकि ये सब एक जगह होना चाहिए, तो रेरा के पास पावर होना चाहिए कि वो बैंक को भी डायरेक्शन दे सके कि आप अभी डिमांड्स रेज करके अलॉटी को प्रेशराइज मत करो, उनके अगेंस्ट कोर्सिव एक्शन मत लो, उनका सिबिल खराब ना हो, हम बिल्डर से कुछ और करवा रहे हैं, हम बिल्डर को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो वो बैंक वाले एंगल से मुझे एक लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है बैंक का एक स्टेक होल्डर ना होना रेरा में। सो दैट्स अ रैप फॉर आवर एपिसोड टुडे। थैंक यू सो मच हर्षित फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी वजह से। एंड आई होप कि आगे भी हमें मौका मिलेगा आपके साथ एक पॉडकास्ट दोबारा करने का। थैंक यू सो मच मिस्टर मारवा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लोगों को इस सेशन से नॉलेज मिलेगी और उनको वो इस बारे में और सवाल जवाब चाहेंगे तो हमसे कर पाएंगे, इसके बारे में और पढ़ेंगे और अच्छे से रेरा का एक्सरसाइज कर पाएंगे। मोस्ट वेलकम। और अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उनके आंसर्स हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। इस पॉडकास्ट को देखते रहिए। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लग रहा है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए।